हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं पता है आप सबको? आपको जैसे पता है आपका सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है और सीपीओ का एग्ज़ाम भी आपको आने वाला है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जीके की सीरीज़। हमारी 25 क्वेश्चंस की हम सीरीज़ करेंगे। तो आज पहला दिन है आपका। आप कनेक्टेड रहिए। आपके जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे या फिर जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, अभी जो है हमारे ये प्रीवियस ये सीरीज रहेगी हमारी। ये सीरीज़ टोटल हमारी जो 1500 टू 2000 क्वेश्चन तक की सीरीज़ रहेगी। और इसमें हम जो है हर जीके के हर एस्पेक्ट के, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके हो गया है और जीके का एवरी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 25-25 क्वेश्चन हम करवाएंगे हर लेक्चर में। 25 क्वेश्चंस एक लेक्चर में होंगे। हाफ एन आवर की एक क्लास होगी आपकी। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ पहले। ठीक है, अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जिन क्वेश्चंस के खाली आंसर्स इंपॉर्टेंट है हम आंसर्स पे टिक लगाते जाएंगे और जो क्वेश्चंस हमें लगेगा थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहिए वो डिस्क्राइब भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द मेसोपोटामियन पीपल ऑफ टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस वैली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा पार्ट है जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस वैली के आसपास है? तो वो कौन सा पार्ट है? वो है भाई मेलुहा। ठीक है, ये पार्ट जो आज का मॉडर्न इराक है उसको कहा जाता है। ठीक है, उस साइड को कहा जाता है मेलुहा, उस साइड को कहा जाता था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट माना गया है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं भाई। ठीक है, जैसे ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फॉर्म्ड ऑन द बैंक्स ऑफ टाइग्रिस एंड यूरोपेटस रिवर इन व्हाट इज टुडे कॉल्ड इराक एंड कुवैत। आज के टाइम पे जो इराक एंड कुवैत है वहाँ होता था। इट्स मॉडर्न नेम्स कम्स फ्रॉम ग्रीक ऑफ मिडल मैसोस एंड रिवर पोटामस एंड लिटरली मीन्स कंट्री बिटवीन टू रिवर्स। दोज टू रिवर्स आर टाइग्रिस एंड यूफ्रेटस। ठीक है, समझ में आ गया? ये दो रिवर्स है और इनके बीच का जो एरिया है जो आज का इराक और कुवैत है उसे कहा जाता था जो है मेलुहा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर भाई आपका हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप अच्छे से तैयार करना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत क्या, बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं जैसे कपास की खेती, सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कॉटन प्रोड्यूस किया, ठीक है, प्रोड्यूसर्स थे ये लोग। और बार्ले जो ये क्रॉप मतलब जो थे सबसे पहले प्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो रोड थे वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटते थे। ठीक है, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जैसे बड़ा धान्यगार मिला है और कांसे की मूर्ति, नृत्यकी की मूर्ति मिली है, एक प्रिस्ट की भी मूर्ति मिली थी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो जानने लायक हैं, है ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है, मतलब पढ़ी नहीं गई है अभी तक। ठीक है, और इनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है, मतलब इन ये पिक्चर के तौर पे रिप्रेजेंट करते थे चीज़ों को। कोई पिक्चर बना दी किसी चीज़ की, ठीक है, ऐसे पिक्टोरियल जो थी इनकी रिप्रेजेंटेशन थी। इस तरह से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से तैयार करिए क्वेश्चन। एक ना एक क्वेश्चन आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता ही आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मत्त अत इज अ फोल्क डांस फॉर्म परफॉर्म्ड इन। जो ये फोल्क डांस है कहाँ परफॉर्म किया जाता है? देखो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये एक तरह से लेडीज द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला डांस है जो कि सर्कल में परफॉर्म करती हैं लेडीज। इसे कर्नाटका का है ये, कर्नाटका। ठीक है, अब ये कोर्ग में परफॉर्म किया जाता है, कोर्ग में।
ठीक है। अभी जो है आपके, इससे आपको मतलब इन चीज़ों से आपको ये पता चलता रहेगा भाई कि आपका जो है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एग्जाम में आपके जो डांस फॉर्म्स हैं, हमारी जो मतलब स्टेटिक वाली मैम है, तनु मैम है, उन्होंने डांस फॉर्म्स करवाई हुई हैं, आप क्लासेस देखिए। ठीक है, तो अभी ये जो है डांस फॉर्म कौन सी है, ये कर्नाटका की है, कोर्ग में परफॉर्म की जाती है और इसे लेडीज सर्कल में घूम घूम के परफॉर्म कीते हैं। ठीक है, अब ये देखो, उन्मत्त इज अ फोल्क डांस इज परफॉर्म्ड इन कोर्ग। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय कोडावा वुमेन वियरिंग द ट्रेडिशनल कोडावा ड्रेस। ये जो ड्रेस है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कोडावा ड्रेस। ठीक है, अभी ये क्या है, वियरिंग वुमेन वियरिंग द ट्रेडिशनल कोडावा ड्रेस विद ज्वेलरी एंड द कन्वेंशनल कुमकुम ऑन देयर फोरहेड्स, मतलब माथे पे कुमकुम भी लगाती हैं ये। द डांस इज परफॉर्म्ड इन अ सर्कुलर मोशन विद स्विंगिंग रिदम। अभी देखो ये सर्कल में दिखाई दे रही है आपको, ये सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल में डांस परफॉर्म करती हैं ये। ठीक है, द डांसर्स होल्ड ब्रास सिंबल्स इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में भी ये ब्रास की जो है वो चीजें पहनती हैं। अभी देखो, और अदर जो है एडिशनल फोल्क डांसेस जो कर्नाटका के हैं वो कौन कौन से हैं, कृष्णा परिजठा, और ये है भूता आराधन, और ये है नागामंडल, और कारगा, मतलब ये बहुत सारे डांसेस हैं। ये आपको हमारे जो स्टेटिक जीके वाली मैम है उन्होंने करवाए हुए हैं, आप अच्छे से दोबारा रिवाइज करिएगा, क्योंकि जो आते हैं भाई आपका ना, देखो ये जो कुछ चीजें हैं जहाँ से हमें ना एग्जाम में क्या जानना होता है, पूरा हमें सब कुछ लेके नहीं चलना होता कि सब सब तो हमें सब लपेटना है, नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो भाई इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में बार बार हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, फिर आपकी डांस फॉर्म्स हो गई, वेरियस डांस फॉर्म जो स्टेटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये भी अपना तैयार करो। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। मिर्जा कमरन was the brother of which of the following मुगल एम्परर। जो मिर्जा कमरान था वो किसका भाई था, इनमें से कौन से मुगल एम्परर का था, बताओ जल्दी। हुमायूं का भाई था भाई। ठीक है, जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसका भाई था जो मिर्जा कामरान था। और मिर्जा कामरान जो था वो बाबर के बाबर था एक तो, उसके बाद जो मुगल एम्परर था जो पहला था वो था कामरान, फिर उसके बाद बना था हुमायूं। जो हुमायूं था वो इंडिया में था। ठीक है, कामरान मिर्जा वाज द सेकंड सन ऑफ बाबर, बाबर का सेकंड सन था वो, एंड फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर एंड द फर्स्ट मुगल एम्परर। ठीक है, पहला मुगल एम्परर माना जाता है ये। कामरान मिर्जा वाज बोर्न इन काबुल टू बाबर्स वाइफ, बाबर की वाइफ थी जो गुलरुख बेगम, उनसे हुआ था ये जो कामरान मिर्जा था। ही वाज द ब्रदर ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं। अच्छा, अब ये मुगल पीरियड के बारे में तो आपको जानना ही होगा। मुगल पीरियड जो था पहले बाबर थे। मुगल पीरियड पे भाई हमारी मेडाइवल से लेके और जो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग है वो, मतलब सारे जो मेन मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग का बेस जो है वो मुगल पीरियड से है, और मेडाइवल हिस्ट्री की जो एंडिंग है उसमें मुगल पीरियड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बाबर का बेटा जो था वो क्या था, हुमायूं। ठीक है, ये हुमायूं का ही भाई था कामरान मिर्जा, ब्रदर था कामरान मिर्जा। ठीक है, अब इसके बाद तो आपको पता ही होगा हुमायूं का अकबर, अकबर का कौन था, जहांगीर, और जहांगीर का कौन था, शाहजहां। ऐसे करते करते मतलब जो हमारी है ये मुगल पीरियड जो है ये चला, बहादुर शाह जफर सेकंड तक चला था, उससे पहले अकबर सेकंड था, मतलब लास्ट में जाते जाते लास्ट सेकंड था अकबर सेकंड, फिर बहादुर शाह जफर से जो 1857 की क्रांति में थे ये। ठीक है, इसे अच्छे से याद करना। अभी देखो, हु इज द ऑथर ऑफ बुक तारिक ए दिलकुश, कौन था इसका ऑथर, कौन था, तारिक ए दिलकुशा का ये था इनका भीमसेन जो थे, ये थे इनके ऑथर। ये भीमसेन कौन थे भाई, और ये बुक किस पे लिखी गई है, ये बुक लिखी गई है 1707 में औरंगजेब पे।
ये थे कौन? ये भीमसेन, ये इनकी आर्मी के एक सोल्जर थे, ठीक है। एक जो मतलब हमारे मुगल पीरियड में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इन पे, तो आपको वो भी देखना है कौन सी किताब किस पे लिखी गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है आपका, ये मैंने बता दिया है आपका। जो भीमसेन थे ये औरंगजेब पे बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। औरंगजेब का मतलब पहला चीज जो इन्होंने डिस्कस की है उसमें औरंगजेब को मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल डिस्कस किया गया है, जहाँ पे ये एक शहजादे थे वहां से। अभी देखो इसके में और भी ऑप्शंस है, और ऑप्शंस कौन सा है? पनीनी है, सुश्रुता और चरक। अब इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो चरक थे हमारे, ही वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। कनिष्क जो राजा थे उनके रूल में ये फिजिशियन थे, बहुत अच्छे थे ये। चरक वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, ठीक है। इन्होंने मतलब ये एक तरह से डॉक्टर थे और इनका आयुर्वेदा मेडिसिन में बहुत अच्छे माने जाते थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क चरक संहिता। इन्होंने चरक संहिता जो है किसने लिखी थी? चरक ने, ठीक है। अब ये सुश्रुता कौन थे? सुश्रुता वाज फिजिशियन इन एंशियंट इंडिया, ये एंशियंट इंडिया में थे। नॉन टुडे एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी? सुश्रुता को। एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। मतलब देखो भाई उस टाइम कितनी डेवलप्ड थी जो सोसाइटी थी, वो कितनी डेवलप्ड थी उस टाइम पे। जो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी मतलब इन्हें कहा गया उस टाइम पे, ये चीजें भी होती थी। फॉर इन्वेंटिंग एंड डेवलपिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। पनीनी कौन थे? जो ये थे, ये एक तरह के जो थे संस्कृत ग्रामेरियन थे और गेव आ कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स, फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ संस्कृत। ये संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। संस्कृत इन्हें मतलब बहुत अच्छे से ये उस चीज में एफिशिएंट थे। और हिज मेजर वर्क्स इन्वॉल्व्स अ ट्रीटाइज कॉल्ड अष्टधाई। अष्टधाई किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और अस्तका। इट कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स, ईच सब डिवाइडेड इनटू क्वार्टर चैप्टर्स, ठीक है। ये अष्टधाई, ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, फिर क्या बताओगे? पाणिनि ने। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप जल्दी से और इसका आंसर आप करो खुद। पानी पी लेते हैं भाई, तब तक गला सूख जाता है बोलते बोलते, ठीक है। देखो ये है द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 was enacted after repealing which of the following Indian Forest Act। जो 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था जो इनेक्ट किया गया, वो कौन से को रिपेल करके उसमें से मतलब जो है कौन से रिपील हुआ था जिसके बाद ये लाया गया? वो हुआ था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, ठीक है भाई। याद रखना ये चीज पे। पहले कौन सा था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 थे, फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए नया एक्ट लाया गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अभी ये देखो, व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से कब हटाया गया? ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए भाई। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी से हटाया गया था। और इसमें क्या हुआ था? जो इसमें है ये हमारे आर्टिकल, ये इसे लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A इसको बना दिया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू द 44th अमेंडमेंट है। देखो मैंने बोला था 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A बना दिया, ठीक है। द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो इसका आंसर क्या होगा फिर? ये 1978।
अभी नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर नेपाल एडॉप्टेड फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से साल में नेपाल ने अपना पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया? 2015 में। ठीक है, नेपाल अडॉप्टेड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन सितंबर 2015। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड नेपाल एज अ सेकुलर एंड फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द बाइकैमरल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसी है यहाँ की? बाइकैमरल है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। अभी देखो, द डैश इज द एक्सटेंडेड margin of each continent occupied by relatively shallow seas and gulfs। इसका क्या आंसर है भाई? इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम? दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। द डैश इज द एक्सटेंडेड मार्जिन, मतलब एक्सटेंडेड मार्जिन मतलब एक्सटेंडेड पार्ट एक तरह से बोलते हैं, ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्युपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स। अब ये पिक्चर देखो आप, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं हम। ठीक है, अभी ये क्या होता है? द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्युपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स। जो कॉन्टिनेंट है, जो शैलो सीज हैं, गल्फ्स हैं, उनके द्वारा घेरा गया है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी देखो, ये है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स एज दे अकर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन इंडिया। बियस, इंडस, चेनाब, सतलुज एंड रावी। हमें ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज करनी है भाई। ठीक है, अब ऊपर देखो, सबसे पहले इसमें डायग्राम ये थोड़ा सा ब्लर्ड है भाई, ढंग से नहीं है। तो ये देखो, पहले कौन सी आती है? सबसे पहले नॉर्थ में कौन सी है? इंडस रिवर आती है सबसे पहले। ये देखो, ये इंडस जा रही है, तो मार्क कर देती हूँ आपका, ये इंडस है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी है? ध्यान से देखो, अभी इसमें सबसे पहले ऑप्शंस में इंडस कहाँ है? यहाँ है, या तो ऑप्शन बी में है या डी में है। अब ऑप्शन बी और डी में से कौन सा है? अब सेकंड में कौन सा है? यहाँ रावी है, यहाँ चेनाब है। सेकंड में देखो, सेकंड रावी रिवर तो ये रही, ये रावी रिवर है भाई। ठीक है, अब चेनाब ये है, चेनाब ऊपर से निकल जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आती है? चेनाब, रावी से पहले। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन ये डी राइट है, इंडस, चेनाब, रावी, फिर आती है रावी, फिर बियस। ठीक है, ये रही बियस नदी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सतलुज। ठीक है, झेलम इन्होंने मेंशन नहीं की है, झेलम जो है वो हमारी आती है इंडस के बाद, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, फिर बियस, फिर सतलुज। ठीक है, ऐसे है, ये सीरीज है आपकी, ये याद रखना है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिवर्स है। अभी देखो, विच, ये क्या है भाई? विच इज द मेजर वाटर शेड फॉर द हेड वाटर्स ऑफ यमुना रिवर लाइज इन द वेस्टर्न घरवाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। बताओ भाई, कौन सा जो है मेजर वाटर शेड है फॉर द हेड वाटर्स ऑफ यमुना रिवर? बताओ कौन सा है? ये है हमारा बंदरपंच ग्लेशियर। ठीक है, पेमेंट ऑफ लोन बाय गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ कौन सी है? पेमेंट ऑफ लोन, जो लोन पे करती है गवर्नमेंट, वो किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अभी क्या है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट गिव्स प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स इन द फ्यूचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन फॉर्म्स। ये आप पढ़ लेना, ये मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करूँगी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, पुलिस वाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन करिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल जाके। और ये सीरीज़ हमारी रेगुलर चलने वाली है आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लो, मतलब आप ये लगा लो यार, हम बहुत छांट छांट के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम उठा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको पता चल गया। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज, ये बताओ जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है? ये होती है जीडीपी एज कांस्टेंट प्राइसेस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज।
ये होता है भाई जीडीपी का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। याद रखना इस चीज़ को, जीडीपी का फॉर्मूला बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो इससे रिलेटेड जीडीपी, जीएनपी, इनके फॉर्मूले जरूर याद करके जाना, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, रियल जीडीपी, यानी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इसे क्या बोलते हैं हम, जीडीपी निकालने का फॉर्मूला, इसको याद रखना। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज मोस्ट अबेंडेंट इन द एटमोसफेयर, कौन सी है इनमें से। देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, ये आप में से क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो आपको बता देना चाहिए। तो इसमें से आपका है वाटर वेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, इनमें से फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है बताओ। पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि नहीं होता है। सेकंड है सोडियम थायोसल्फेट, थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम सल्फेट, कौन सा होता है। ये भी नहीं होते हैं दोनों, ये होता है भाई सोडियम थायोसल्फेट। ये क्यों होता है, ये नेगेटिव फोटोज के जो नेगेटिव्स नहीं बनाते उसमें काम आता है ये, ठीक है, नेगेटिव्स बनाने में। याद रखना कौन सा है इनमें से जो फोटोग्राफी में काम आता है, सोडियम थायोसल्फेट काम आता है। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर। अच्छा, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का। इसमें से भी आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जो ज्योग्राफी में से अगर आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो भाई इसमें से चांसेस रहते हैं 60-70% क्वेश्चंस आने के लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हम अभी रिवाइज करने वाले हैं। तो वो लेयर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ, तो इसका आंसर ये है। अभी हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। ये देखो, ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है हमारी सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है अर्थ की, अर्थ लेयर इसके क्रस्ट के बाहर, वो ट्रोपोस्फेयर होती है, ठीक है। अभी फिर उसके बाद हमारी आती है क्लाउड्स, जहाँ होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई क्लाउड्स कहाँ फॉर्म होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। फिर उसके बाद हमारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर हमारी पाई जाती है, ठीक है, ये रही। और दूसरा एरोप्लेन वगैरह वो उड़ते हैं, वो यहीं उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। मेसोस्फेयर में जो मीटियोर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं हमें, टूटते हुए तारे हम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में जैसे ये सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं वो हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, वो करते हैं हम थर्मोस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर होता है हमारा एक्सोस्फेयर, जहाँ स्पेसशिप्स वगैरह जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखना इम्पॉर्टेंट जो है वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट यही है, क्या है, एक तो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है हमारा, यहाँ पे हॉट एयर बलून्स, क्लाउड्स फॉर्मेशन वगैरह ये चीज़ें होती हैं ट्रोपोस्फियर में। फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ एरोप्लेन वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है। और ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और सैटेलाइट्स कहाँ होते हैं, थर्मोस्फियर में, ठीक है। सैटेलाइट्स होते हैं हमारे थर्मोस्फियर में। और उसके बाद ये देखो, फिर आता है हमारा हु फाउंडेड द एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका बताओ भाई, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर बताओ। ये फोटो किन भाई साहब की है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे नहीं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं ही बताती जाऊंगी तो आप कैसे रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीज चलेगी उसमें मैं आपको बताऊंगी आपने कितने आंसर किस किस ने ठीक दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बताना। ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, माइकल फेराडे, जेम्स क्लर्क, हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड एंड एंड्री मैरी एम्फियर। इनमें से बताओ। अभी ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन है भाई, ये आपके बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप 10th तक अच्छे से भी एनसीईआरटी वगैरह आपने रीड आउट की होगी तो ये क्वेश्चन वहीं सब आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से देखो कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है, ग्रेफाइट,
गोल्ड, सोयल, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बचा कौन? डायमंड। डायमंड क्यों होता है भाई बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि एक भी इसमें फ्री जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। जो कार्बन के एटम्स होते हैं ये उनसे टाइटली पैक्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी इसमें फ्री नहीं होता, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। Who won the Nobel Prize in 1906 for his neuron doctrine? बताओ किसको मिला था नोबेल प्राइज? ये मिला था इनको, सेंटियागो रेमोन, इनको मिला था जो आपका नोबेल प्राइज। इन्होंने क्या बताया था 1906 में? इन्होंने बताया था जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है नर्व सेल्स से, छोटे छोटे नर्व सेल से जो न्यूरॉन है उसकी, किसने बताया था? ये इन्होंने बताया था। ठीक है। अमाइलेज एंजाइम कैन बी फाउंड इन, अमाइलेज कहाँ पाया जाता है? हमारे सलाइवा में सलिवरी अमाइलेज जो है एंजाइम पाया जाता है सबसे पहले। ठीक है। अभी देखो अमाइलेज क्या होता है। अमाइलेज इज डिफाइंड एज द डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है दैट ब्रेक स्टार्च इनटू स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ह्यूमंस के सलाइवा में। ठीक है। ये सारी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना, पीडीएफ तो आपको मैं बता रही हूँ प्रोवाइड करा ही दी जाएगी, है ना। सलाइवा के बारे में, अमाइलेज के बारे में एंजाइम्स हैं। एक प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स जो होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करना आप सबके बारे में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से मेनली जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। स्नेल्स बिलोंग टू फाइलम, स्नेल्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये देख रहे हो, ये आपने देखा है कहीं? ये बिलोंग करता है भाई आर्थ्रोपोडा से। ठीक है। ये देखो, Mollusca is the second largest invertebrate animal phylum after Arthropoda. They are largest marine phylum accounting about 23% of all marine species. Snails and slugs belong to broad taxonomic class of invertebrates within the phylum of Mollusca called the Gastropoda. ठीक है, ये पढ़ लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट वाज इनिशियली नोन एज पूना? भाई ये पूना किसको बोला जाता था? ये बैडमिंटन को बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये महाराष्ट्र के पूना में बेसिकली इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए इसको पहले क्या बोला जाता था? पूना बोला जाता था, बाद में इसका नाम पड़ा बैडमिंटन। ठीक है। ये देखो, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्पिटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। कौन थी भाई? इनका चेहरा जानते हो? ये बहुत ही फेमस हस्ती है, ये इंडिया की बहुत ही बहादुर बेटी है। इनका नाम क्या है? बताओ जल्दी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ये नाम याद कर लो भाई। ये फर्स्ट जो थी फीमेल एम्पिटी है जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने क्लाइंब किया है। ठीक है। ये यूपी से है, यूपी से बिलोंग करती हैं ये। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमिक्स ऑर्गेनाइज द तानसेन संगीत समारोह इन ग्वालियर? किसने ऑर्गेनाइज किया तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में? ये किया है उस्ताद अलाउद्दीन खान काला एवं संगीत अकेडमी द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये याद रखना भाई, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी ऑर्गेनाइज द तानसेन संगीत समारोह इन ग्वालियर। ठीक है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर तानसेन समारोह इज सेलिब्रेटेड इन बेहात विलेज इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। आर्टिस्ट एंड म्यूजिक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर हेयर टू पे ट्रिब्यूट टू मैस्ट्रो तानसेन द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल। ठीक है। तानसेन आपको याद है भाई? तानसेन किसके टाइम पीरियड में था? अकबर याद है आपको? अकबर जो मुगल एम्परर थे उनके टाइम पीरियड में जो थे तानसेन थे, उनके कोर्ट में भी आए थे। कहते थे ये बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, मतलब इनकी कला इतनी माहिर थे ये अपनी कला में कि नेचर को भी ये अपने अराउंड रिवॉल्व कर लेते थे। बारिश आने लगती थी जब ये गाते थे बजाते थे। द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट वाज द डैश मीटिंग ऑफ G20। कौन सी मीटिंग थी भाई? ये 18th मीटिंग थी। ठीक है, ये याद रखना। G20 से रिलेटेड आपके एग्जाम में अब की बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक रहेगा G20 का। ठीक है, क्योंकि अब की बार इंडिया ने होस्ट किया था ये। ठीक है, याद रखना अच्छे से।
नेक्स्ट देखो, द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट वाज द 18th मीटिंग ऑफ G20। अच्छा, इसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। ये G20 से रिलेटेड सारी चीज प्रिपेयर करना। बाकी भाई आपको एक स्टैटिक जीके में तनु मैम है, वो हमारी G20 से रिलेटेड आपको अलग से क्वेश्चंस और एक अलग से वीडियो प्रोवाइड भी करने वाली है जल्दी ही, ठीक है। अभी ये देखो, विच कंट्री मेड TLEOS2। टेलियोस 2 किस कंट्री ने बनाया भाई? सिंगापुर ने बनाया, ये लॉन्च किया था इंडिया ने, ठीक है, याद रखना इस बात को। जो है ये बनाया था सिंगापुर ने, लॉन्च किया था इंडिया ने, सतीश धवन जो सेंटर है वहां से किया गया था ये। टेलियोस 2 इज अ सिंगापुरियन सैटेलाइट, इट इज बिल्ड बाय ST इलेक्ट्रॉनिक्स। सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, द सैटेलाइट इज बिल्ड ऑन अ बस बेस ऑन द टेलियोस 1 ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड इज द ऑपरेट कंजक्शन विद दिस सैटेलाइट। ये आपके क्वेश्चंस थे भाई, 25 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं कंप्लीट यहाँ पे। और ये सीरीज जो है आपकी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, अगर आपने मतलब आप देखा, अच्छे से रिवाइज किया तो। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF इसकी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, मुझे उसका आंसर चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन था ना आपका, हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर देना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी भाई किस किस ने सही आंसर दिया, किसने गलत, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।